नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है सबसे भरोसेमंद शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झुंझुनू से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नवलगढ़ में कर्मचारी को आंख निकालने की धमकी दी गई है। राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष की दादागिरी देखने को मिली। संविदा कर्मचारी को खुले आम आंख निकालने की धमकी मिली है। संविदा कर्मचारी के साथ जमकर गाली गलौज भी की गई। संविदा कर्मी ने कुछ छात्रों को सेल्फी लेने से टोका था, जिस पर गुस्सा आ गया। छात्र संघ अध्यक्ष के सामने प्रिंसिपल भी लाचार नजर आए। छात्र संघ अध्यक्ष मधुसूदन की दादागिरी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नवलगढ़ के आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय का ये पूरा मामला है। तो दबंगई का ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष मधुसूदन की यहां पर दादागिरी देखने को मिली, जहां पर आंख निकालने की धमकी दी गई है। जमकर गाली गलौज भी की गई है। संविदा कर्मचारी के साथ ये गाली गलौज की गई और चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। मधु जानवर तू भी जिम्मेदार आदमी है। आप निकाल दूंगा तो आपको मेरा कोई भी कार्यकर्ता का नहीं हाथ काट दिया तो ठीक है ना। मधु थोड़ा सा नीचे आवाज में बात कर बेटा, मधु जानवर तू भी जिम्मेदार आदमी है। आप निकाल दूंगा तो आपको मेरा कोई भी कार्यकर्ता का नहीं हाथ काट दिया तो ठीक है ना। मधु थोड़ा सा नीचे आवाज में बात कर बेटा, संवाददाता कृष्ण सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कृष्ण, छात्र संघ अध्यक्ष है तो इसका क्या मतलब हुआ? इस तरीके से धमकियां देंगे, गाली गलौज करेंगे, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पीड़ित का? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है वो नवलगढ़ के आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय का है, जहां पर संविदा कर्मी करण कुमार है, उनको छात्र संघ अध्यक्ष ने है वो आंख निकालने की धमकी दी है। और पूरे मामले में है वो जो कॉलेज के प्राचार्य है उन्होंने बीच बचाव किया है। और जो पीड़ित पक्ष का कहना है कि जो मेरे द्वारा है केवल छात्रों को ये कहा गया था कि आप जिस तरह से कॉलेज के अंदर जो सेल्फी लेने का जो काम कर रहे हैं उसको टोका ही था। और जो टोकने की बात थी वो छात्र संघ अध्यक्ष मधुसूदन को है वो नागवार गुजरी और वो अपने कार्यकर्ताओं का पक्ष लेते हुए उनके कार्यालय में पहुंचे और उनको आंख निकालने तक की धमकी दी और उनके साथ है वो अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की। और जैसे ही वहां शोर शराबा हुआ तो जो महाविद्यालय का अन्य स्टाफ था वो वहां पहुंचा और बीच बचाव किया है। बिल्कुल कृष्ण, ठीक है, आप छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष है, आप अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। और प्रिंसिपल भी वहां पर लाचार ही नजर आ रहे हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं वो। इस पूरे मामले के अंदर प्रियंका मैं आपको बता दूं कि जो अन्य छात्र संगठन है एनएसयूआई और एसएफआई है, उन्होंने भी जो अपना है वो विरोध दर्ज करवाया और जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको वो ज्ञापन दिया है। और उन्होंने कहा है कि कॉलेज में इस तरह का व्यवहार है वो गलत है और एक कर्मचारी के साथ इस तरह का जो छात्र संघ अध्यक्ष ने व्यवहार किया है उसको लेकर जो महाविद्यालय है उसकी ओर से कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस मामले में है जो अभी तक है कोई कार्रवाई की गई नहीं की है। जी, संविदा कर्मचारी ने कोई कंप्लेंट लिखाई है क्या इनके खिलाफ? अभी तक संविदा कर्मचारी की ओर से कोई कंप्लेन है वो दर्ज नहीं करवाई गई है। और वीडियो वायरल होने के बाद हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनसे बात नहीं हो पाई। केवल जो कॉलेज के जो प्रधानाचार्य है उनका कहना है कि दोनों पक्षों के बीच है वो बातचीत है वो करवाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का कोई बड़ा मामला नहीं था। तो हमने कहा कि सर एक आंख निकालने की धमकी देने तक का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, तो उनका कहना है कि वायरल वीडियो है उसकी हमारी ओर से जांच करवाई जाएगी और पूरे मामले पे वो कुछ बोलने से बचते नजर आए। बिल्कुल कृष्ण, लेकिन जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष जो है इतने गुस्से में दिख रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आंख निकालने की धमकी भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी समझाइश की जा रही है, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या कि समझाइश कर ली गई है या आगे कोई एक्शन लिया जाएगा इस पर? जो पीड़ित है वो कंप्लेंट लिखाएगा? अभी तक तो यही सामने आया है कि जो
महाविद्यालय का प्रशासन है उसकी ओर से जो दोनों पक्षों के बीच समझाइश का प्रयास किया जाएगा। अब में जो समझाइश होती है या नहीं होती है, उस जो थाने में क्या कुछ मामला या रिपोर्ट दी जाती है उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा। बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण, लेकिन ये जो वीडियो हम देख पा रहे हैं इसमें तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है छात्र संघ अध्यक्ष का। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीईटी का एग्जाम देने जा रहे छात्र परेशान नजर आ रहे हैं। कई घंटों से बस स्टैंड पर इन्हें बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। बस चालक हाईवे के बस स्टैंड पर नहीं रोक रहे हैं। बसें नहीं रुकने से परीक्षा में लेट पहुंचने का डर सता रहा है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन बस की सुविधा नहीं मिल पा रही। दौसा, मंडावर और महवा में बसें नहीं रोकने की शिकायतें आ रही हैं। आशीष सेयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, परीक्षा देने ये पहुंचे हुए हैं लेकिन बसें रुक नहीं रही हैं। ये तो बड़ी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। क्या कुछ कहना है इसे लेकर? बिल्कुल इसको सरकार की नाकामी कहेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ी एग्जाम जो संभाग स्तर पर आयोजित की जा रही है, क्योंकि दौसा के अधिकतर जो परीक्षार्थी हैं उनकी एग्जाम जयपुर में आयोजित की जा रही है। ऐसे में जयपुर जाने में समय लगता है। उसके बावजूद भी जो रोडवेज की बसें हैं उनको हाईवेज के जितने भी बस स्टैंड है वहां पर रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि जो भरतपुर से जो बसें आ रही है वो पूरी तरह ठसाठस भरी हुई है। ऐसे में जो बस चालक है वो रोक नहीं रहे और जो रोडवेज प्रबंधन है उसने भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था नहीं की है। इसके चलते दौसा के मंडावर में, महुआ में और दौसा में इन सभी जगहों पर जो परीक्षार्थी हैं उनको भारी परेशानी का आशीष, और ऐसे में अब सवाल यह है कि अभ्यर्थी अगर देरी से पहुंचते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। आज मीटिंग रखी गई है, वहाँ बैठ के हम लोग फैसला करेंगे किस प्रकार से आगे कैंपेन चलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे प्रभारी भी आ रहे हैं, रंधावा जी अध्यक्ष जी हैं वहाँ पर, सब बैठ के बात करेंगे कि आगे अभियान राजस्थान में किस रूप में चले। वैसे तो ये गाइडलाइन मिली हुई है और फाइन ट्यूनिंग कर लेंगे उसके अंदर भी कि इमरजेंसी असेंबली आ रही है, इसमें असेंबली भी आएगी, कभी कोई काम हो सकता है किसी का, तो हम लोग बात करेंगे। पर एक मैसेज जो महंगाई का है, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस की बात जो राहुल जी कहते हैं कि हिंसा का कोई स्थान नहीं लोकतंत्र के अंदर, आर दिन तनाव है, हिंसा का माहौल है, वो नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं होना चाहिए। और गरीब अमीर की जो खाई बढ़ती जा रही है वो भी बड़ा मुद्दा है। अर्थव्यवस्था इसलिए डिस्टर्ब हो रही है कि इतनी बड़ी खाई बढ़ गई है। गरीब आदमी, मध्यम क्लास का आदमी तकलीफ में आज है। ये तमाम मुद्दों की तरफ भारत सरकार का ध्यान जाए। डेमोक्रेसी में ही हो सकता है हम लोग धरना दें, प्रदर्शन करें, अपनी बात कहें, विपक्ष जो हैं, तो स्वतः ही फिर जो सरकार होती है जिस पार्टी की, उनका ध्यान जाता है कि ये चाहते क्या हैं। तो अगर इनमें लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसको लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि दबाव पड़ेगा इनके ऊपर, महंगाई कम होने की तरफ आगे बढ़ेगी, बेरोजगारी विचार करेंगे कि कैसे इसको कम करें, और बाकी जो मुद्दे मैंने बताया आपको उस पर ध्यान जाएगा। बहुत बड़ा अभियान पूरे मुल्क में चल चुका है। कई राज्यों में, कई जिलों में तो लोग स्वतः निकल पड़े राहुल गांधी जी की तरह। जो रिपोर्ट आ रही है देश के अंदर के राज्यों में ऑटोमेटिक निकल पड़े हैं, वो इंतजार नहीं करे प्रोग्राम के आने का। तो एक प्रकार से देश हित में ये प्रोग्राम है। भारत जोड़ो यात्रा देशवासियों के हित में बहुत कामयाब हो रही है और देशवासी बहुत भयंकर सहयोग दे रहे हैं राहुल गांधी जी को, आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं और यात्री कामयाबी की कामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए काम हो रहा है, देखिए ये तो मैं कह चूँगा कई बार, स्वास्थ्य सेवाओं में हम चाहते हैं देश के अंदर मॉडल बने, मॉडल बनते जा रहे हैं हम लोग। जो चिरंजीवी योजना हमारी आई है वो बेसिक है हमारा। ये भी राजस्थान की मैंने बात करी थी,
उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग, हमारे मंत्री जी प्रसाद जी मीणा जी लगे हुए हैं और वो कमी नहीं आने देंगे। और कोई कमी बेशी होगी वही पूरा करेंगे हम लोग। और कैसे राहत मिले पब्लिक को मेडिकल हेल्थ के अंदर, उसकी तरफ और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आने वाले वक्त में हर परिवार को लगे कम से कम मैं स्वास्थ्य के मामले में मैं मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी चिंता सरकार करेगी। ये इंश्योरेंस 10 लाख का बीमा कहीं नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, ये भी एक उदाहरण है। तो आज स्वास्थ्य के लिए बिल पेश जो किया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ वो भी पास होगा। तो राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज मिले लोगों को, ये राजस्थान मॉडल बनना चाहता है। ओके। और अब बात अलवर की, जहां बहरोड थाना पुलिस और डीएसपी की कार्यशैली के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी के नेता लामबंद हो गए हैं। ये गुस्सा, ये आक्रोश पुलिस के कार्यशैली को लेकर है। आरोप है बहरोड थाना पुलिस पर सामाजिक काम करने वाले भामाशाह व्यवसायी और प्रतिष्ठित एडवोकेट सहित 4 लोगों को सुबह 5 बजे दबिश देकर थाने लाने का। इसकी सूचना मिलते ही बहरोड में लोग आक्रोशित हो गए और राजनीतिक भेदभाव भूलकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक मंच पर आकर पुलिस की कार्यशैली के विरोध में खड़े हो गए। इस दौरान बहरोड थाना पर डीएसपी आनंद राव और राजनेताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान बहरोड डीएसपी आनंद राव बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को धमकाते हुए भी दिखाई दिए। गौरतलब है कि बहरोड में 4 जनवरी को छात्र संघ अध्यक्ष शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जसराम गुर्जर गैंग के लोगों के आने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अपराधी लोग जनता को भयभीत कर रहे हैं, वो काम अब पुलिस कर रही है जो अपेक्षित नहीं है। ये जो बैठा रखे हैं राजाराम जी और हितेंद्र जी वकील साहब को, ये क्षेत्र के भामाशाह हैं। ये कोविड काल में अस्पतालों में, स्कूलों में, गौशालाओं में दान देते हैं। बहरोड जो अस्पताल है उसके अंदर कितने सारे पेशेंट, जिन बहरोड तहसील का केंद्र बिंदु है एक प्रकार से, उसके अंदर 2 आपराधिक गिरोहों के अंदर गैंगवार की घटना हुई है पुलिस की मौजूदगी के अंदर। और पुलिस को इस बात का इत्मीनान रखे बगैर कि ऐसे दुर्दांत बदमाश को 3 आदमियों कस्टडी के अंदर अस्पताल में लेकर चले गए और पुलिस की नाक पर फायरिंग करके बदमाश भाग गए। मैं गया अंदर, पहले इनसे बात की चारों से, ये क्या बात है, तो ये तो किसी अपराध में इन्वॉल्व है नहीं। फिर SHO से DYSP से बात की। DYSP के मैंने कहा भी वो शुरू से ही एग्रेसिव, ऐसा मतलब इतने सारे जनप्रतिनिधि आए हैं, आप उनको गंभीरता से, सीरियसली, सिंसियरली लेकर के बात को सुनना चाहिए। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। साधुवाली के पास गंग नहर में कार गिर गई। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। नहर से तीनों के शव निकाल लिए गए हैं। एक मृतक पंजाब और 2 राजस्थान के ही निवासी हैं। पुलिस ने इस पूरे हादसे को लेकर जांच भी शुरू कर दी है। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक कार गंग नहर में गिर गई और इस हादसे में कार में सवार 3 युवकों की नहर में डूबने से मौत हो गई। मृतकों के शव को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के मुताबिक साधुवाली में गंग कैलान लिंक हेड की तरफ पटरी के पास सुनील बिश्नोई अपने खेत में बच्चे की पार्टी कर दोस्तों के साथ लौट रहा था और इसी दौरान नहर की पटरी पर कार कैनाल में गिर गई। इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम, स्टाफ और गांव के लोगों की मदद से नहर में सर्च करवाया गया और शवों को बाहर निकाला गया। तो दर्दनाक हादसा हुआ है यहां पर साधुवाली के पास गंग नहर में एक कार गिर गई। बताया जा रहा है कि हादसे में कार में सवार 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। अशोक सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए प्रियंका, कार में सवार ये तीनों किसान अपने खेत से काम करने के दौरान जब गंग नहर की तरफ आ रहे थे, चूंकि इन दिनों गंग नहर के किनारों पर गाजर धुलाई का काम चल रहा है, तो बीती रात काफी फॉग था और फॉग की वजह से ये नहर के पटड़े से उतरकर इनकी कार नहर में जा गिरी। तीनों की ही नहर में डूब जाने से मौत हो गई। हालांकि एक की डेड बॉडी रात को ही निकाल ली गई थी, जबकि 2 की डेड बॉडी अल सुबह निकाली गई।
तीनों डेड बॉडीज का फिलहाल श्री गंगानगर के जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर इस दर्दनाक और दुखद हादसे के बाद में जहां श्री गंगानगर के साधुवाली में तो वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब के गांव गुमजाल में इस समय काफी शोक की लहर है, क्योंकि 3 लोगों की डेथ हो जाने के बाद में पूरा गांव गमचदा है। बिल्कुल अशोक, बेहद दर्दनाक हादसा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है। इस वक्त राज्यपाल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं। यहाँ के वित्त पोषित सभी विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान बनाने की हमने इसीलिए पहल की। उद्देश्य ही रहा है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं को संविधान से जुड़े अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों और इसकी जो महान संस्कृति है उसके बारे में जानकारी हो। अपने हर एक सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले मैं संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों का वाचन करवाता हूं। इसलिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक हमारे राष्ट्र के विधान संविधान के प्रति हर आम और खास का सतत जुड़ाव बना रहे। संविधान देश को शासित करने से जुड़ा ग्रंथ भर नहीं है। जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, हमारी जो उदात्त जीवन परंपराएं हैं, उसका संवाहक है। मैं ये मानता हूं कि हमारा संविधान विश्व भर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। मैं ये मानता हूं कि नागरिकों में बंधुता, स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता से जुड़ा हमारा संविधान देश की आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का एक तरह से घोषणा पत्र भी है। संविधान की शक्ति सीधे जनता में निहित है। संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसे संविधान उद्देश्य के हम भारत के लोग में निहित शब्दों से स्पष्ट समझ सकते हैं। यहाँ विश्वविद्यालय में जो संविधान उद्यान बनेगा वह निश्चित ही संविधान के जरिए उच्च आदर्श मूल्यों की सीख युवाओं को देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी संस्कृति में शिक्षक को आचार्य कहा गया है। आचार्य माने वह जिसे कथनी और करने में कोई भेद नहीं होता है, जो सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए सही मार्गदर्शन करता है। आचार्य गुरु होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर साक्षात गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ईश्वर से भी इसलिए बड़ा बताया गया है कि वह शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। देश की जो नई शिक्षा नीति बनी है वह पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित है। विद्यार्थियों का पढ़ाई के साथ साथ कैसे चारित्रिक निर्माण हो, इस पर इस नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। मैं चाहता हूं नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित करे जिनसे अध्ययन कराए जाने वाले विषय के साथ आसपास के परिवेश के प्रति भी छात्र छात्राएं सदा जागरूक रहें। निश्चित ही इसके लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के आचार्यों को भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। शिक्षक का कार्य शिक्षा प्रदान करने के साथ ही ज्ञान की अनवरत धारा से निरंतर जुड़े रहना भी है, ताकि जो विद्या वह विद्यार्थियों को बांटे वह जीवन व्यवहार में भी उनके लिए उपयोगी हो। और सिरोही के शिवगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन को रोकने पर फायरिंग की गई। रॉयल्टी कर्मचारियों पर यह फायरिंग की गई है। चूली गांव की नदी में ये अवैध खनन का खेल चल रहा था। रॉयल्टी कर्मचारी की कार पर भी फायरिंग की गई। राटभर चुंगी नाके पर ये कर्मचारी सो रहे थे, जिन पर हमला किया गया। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बजरी माफिया इतने बेखौफ आखिर कैसे हो गए हैं? उनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं? पुलिस का डर आखिर क्यों नहीं है? खनन रोकने पर यहां पर फायरिंग कर दी गई।
रॉयल्टी कर्मचारियों पर यह फायरिंग की गई है। चूली गांव में अवैध खनन किया जा रहा था और इसी दौरान जब उन्हें रोकने के लिए कर्मचारी पहुंचे तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई है। 2 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। जयपुर के शाहपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। करंट की चपेट में एक मजदूर आया है। 33 केवी की बिजली लाइन से ये मजदूर टच हो गया। करंट की चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया है। गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर किया गया है। मकान पर रंग रोगन का काम चल रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। मकान की छत से बिजली की लाइन गुजर रही थी और इसी के टच में आने से ये मजदूर घायल हुआ है। शाहपुरा के वार्ड संख्या 2 का ये पूरा मामला है। और सवाई माधोपुर से खबर है, जहां पर ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक अपने साथियों के साथ इटावा बालाजी की तरफ जा रहा था और इसी दौरान सामने से आ रही एक ईंटों से भरी हुई ट्रैक्टर खेरदा मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई। हादसे में तीनों युवक ईंटों के नीचे दब गए और बुरी तरह से घायल हो गए। सवाई माधोपुर से इधर बरवाड़ा साइड जा रहे थे, तो इस घुमाव पे इधर से ईंटों का ट्रैक्टर आ रहा था भरा हुआ स्पीड में। वो स्पीड में आ रहा था तो हमारे ऊपर उसने ट्रॉली को पलटा दिया, इसलिए हम ईंटों के नीचे आ गए। तो वही अजमेर से बांद्रा जा रही ट्रेन की बोगी में रविवार सुबह 7:15 बजे अचानक आग लग गई और धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। घटना किशनगढ़ रेलवे स्टेशन की है। यात्री बाहर निकले और रेलवे कर्मचारियों ने फायर उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया। करीब आधा घंटा ट्रेन किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी रही। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बोगी के ब्रेक लॉक जाम होने से धुआं उठा। ये एक टेक्निकल फॉल्ट था, जिसे दुरुस्त कर लिया गया है। और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हिस्ट्री शीटर सवाई सिंह हत्या मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। मुख्य आरोपी सूर्य प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदला लेने के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें 30 साल पहले आरोपी के पिता की हत्या की गई थी और इसी को लेकर वो लगातार गुस्से में था और बदले की आग को देखते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भी लगातार तलाश जारी है। तो एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिस्ट्री शीटर सवाई सिंह अब पुलिस के कब्जे में है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद जो और लोग मौके से फरार हो गए उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें इस अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोग जख्मी हुए थे और इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ दिया है, जबकि दूसरे को लगातार इलाज दिया जा रहा है। और खबर जालोर से है, जहां पेपर लीक मामले में पुलिस पेपर लीक मास्टरमाइंड की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि आरोपी सुरेश ढाका के भाभी के नाम पर कोचिंग में 70% की भागीदारी देखी गई, जिसके बाद उदयपुर एसपी ने उप महानिरीक्षक पंजीयन और मुंदाक कार्यालय को पत्र भेजकर इनके नाम पर जमीन के बेचने पर रोक लगा दी है। साथ ही मुख्य सरगना भूपेंद्र बिश्नोई सहित उसके परिवार के नाम जमीन को किसी अन्य के बेचने पर रोक लगाई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरेश ढाका के पूरे परिवार की संपत्ति को अटैच करने की भी तैयारी कर ली है, जिसके बाद इसे कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर सरकार अब पूरी तरीके से सख्त एक्शन में दिखाई दे रही है। इसको लेकर आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में जिन 2 माफियाओं का नाम सामने आया था, उसको लेकर राजस्थान सरकार पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। इसको लेकर पूरी तरीके से पुलिंदा है वो तैयार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड सुरेश ढाका व भूपेंद्र सारण की संपत्ति कुर्क करने को लेकर अब पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। इसको लेकर उदयपुर एसपी ने उप पंजीयन के अधिकारियों को भी एक लेटर लिख करके इन सभी की जमीनों को बेचान व ट्रांसफर करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो वहीं
मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की जयपुर में चल रही कोचिंग सेंटर में उसकी भाभी के नाम पर 70% की हिस्सेदारी भी सामने आई है। एसओजी ने अहम दस्तावेज हाथ लगे जिसके अंदर सुरेश ढाका के भाभी के नाम पर इस कोचिंग सेंटर के अंदर 70% की हिस्सेदारी आई है। तो वहीं मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण की सांचौर के चितलवाड़ा क्षेत्र में तमाम जगहों पर संपत्ति का ब्यौरा है वो विभाग ने मांगना शुरू कर दिया है। इसको लेकर सांचौर तहसीलदार ने एक ऑफिशियली लेटर भी जारी किया और उसके अंदर अचलपुरा के अंदर सुरेश ढाका के परिवार के नाम पर जिस तरीके की संपत्ति है उनका बायोडाटा भी मांगा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुरेश ढाका की संपत्ति को कुर्क करने को लेकर सरकार सख्त एक्शन में दिखाई दे रही है और इसका परिणाम जल्दी दिखाई देगा। निश्चित तौर से प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर शिकंजा करने को लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साफ तौर से संकेत दिया था कि प्रदेश के लाखों भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर पूरी तरीके से शिकंजा कसेगा। इसका अब कहीं न कहीं जो है परिणाम दिखाई देने लगा है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालोर। और सवाई माधोपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हिस्ट्री शीटर विजय मीणा पर हमला किया गया। देर रात पुरानी रंजिश को लेकर हिस्ट्री शीटर पर हमला हुआ। गोली लगने से ये घायल हुआ है। हिस्ट्री शीटर विजय मीणा को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। कुल्लू शूटर मगरूफ गद्दी की गैंग ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। वारदात के बाद फायरिंग करते हुए जो फरार थे वो मौके से फरार हो गए हैं। रणथंभौर होटल स्थित होटल सनराइज के सामने की ये घटना है और जो बदमाश हैं वो फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस लगातार बदमाशों की छानबीन में जुटी हुई है। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर युवती की हत्या की गुत्थी सुलझ चुकी है। मेहंदीपुर बालाजी के धर्मशाला में मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। युवती के साथ आए 2 साथियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के आरोपियों की शिनाख्त पुलिस जल्द करेगी और इसके साथ ही उन पर शिकंजा भी कसा जा सकता है। बरेली कोतवाली में 22 वर्षीय आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 4 जनवरी को धर्मशाला के कमरे में अर्धनग्न हालत में महिला का शव मिला था। और अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गौरक्षक दल और पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ट्रक में 16 गायें भरी हुई थीं। तस्कर गायों को तस्करी के लिए ले जा रहे थे। ट्रक में 5 गायों की मौत हो चुकी है। सभी गायों को सुरक्षित गौशाला में छुड़वा दिया गया है। मृतक गायों को गड्ढा खोदकर दफनाया गया है। हरसोरा थाना इलाके के आलमपुर के पास की ये घटना है जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर नशे पर नकेल लगातार कसे जा रहे हैं। विद्याधर नगर में नशे की तस्करी के खिलाफ एक और एक्शन लिया गया है। पुलिस ने आरोपी मां और बेटी को गिरफ्तार कर लिया। डीएसटी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई और मां और बेटी को गिरफ्तार किया गया है। 10 लाख रुपए अवैध स्मैक और 9 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। सुंदरनगर बस्ती में रहकर ये महिला नशे की पूड़ियां बेचा करती थी। महिला का पति और भाई भी इसमें सप्लायर हैं और लगातार उन्हें लेकर भी पूछताछ चल रही है। तो तस्करी के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। विद्याधर नगर में नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मां और बेटी बताई जा रही हैं जो लगातार नशे की खेप सप्लाई करती थी और वहीं इसमें महिला का पति और उसका भाई भी सप्लायर बताया जा रहा है, जिन्हें लेकर पुलिस अब लगातार उनकी छानबीन में जुटी हुई है और उन्हें लेकर पूछताछ चल रही है। विष्णु सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, नशे के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से, और कुछ जानकारी मिल पाई है इसे लेकर? देखिए, राजधानी जयपुर में ऑपरेशन क्लीन स्वीप एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत जयपुर शहर में नशे की तस्करी और उसके कारोबार के ऊपर रोकथाम के लिए अभियान है। और इसी कड़ी में जयपुर के डीएसटी की सूचना पर विद्याधर नगर थाना पुलिस ने कल एक मां और बेटी को गिरफ्तार किया है जिनके नाम कंचन और रीना बताए जा रहे हैं। इन दोनों के कब्जे से पुलिस ने 10 लाख रुपए की जो है बड़ी नकद जो है नकदी है वो बरामद की है। साथ में 9 मोबाइल फोन और स्मैक जो है अवैध रूप से वो भी बरामद किया है। और बताया जा रहा है कि ये जो गैंग है, जो माँ बेटी है, उनके साथ इनके परिवार में जो रीना है उसका पति और उसके अलावा उसका भाई जो कि हिस्ट्री शीटर भी है, ये लोग भी नशे के बड़े सप्लायर हैं। और उनका नाम जो था लगातार जयपुर पुलिस के नाम पहले भी सामने आता रहा है। लगातार निगरानी के बाद जब कल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली उसके बाद
पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा और वहां से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद करके दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, और भी लोग पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं पूछताछ के बाद। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर अनाथ नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात 2 जनवरी की बताई जा रही है। अपने ताई के साथ पहुंचकर पीड़िता ने इस मामले में मानपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में 3 आरोपियों के खिलाफ कंप्लेंट्स लिखाई है। पीड़िता के मुताबिक भेदाड़ी के रहने वाले आरोपी शेबू, सुमेर और गोविंद मीणा ने 2 जनवरी को उसका किडनैप किया और उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शेबू, सुमेर और गोविंद मीणा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस की टीम तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।